नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 22 जून और 22 जून को लेकर जो भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, जो सब इंस्पेक्टर की डेट घोषित हो चुकी है एग्जाम की। तो दोस्तों, मैं जो करंट पढ़ा रहा हूं, जो फैक्ट आपको दे रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इन फैक्टों में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का जो लिंक है इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, चैनल को जैसे अगर मेरा चैनल ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट हम होते हैं। तो उससे क्या होगा, हम अच्छे अच्छे फैक्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम सबसे पहले, आज है 22 जून और 22 जून को लेकर जो फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? ये एम योगा ऐप लॉन्च कर दिया गया प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कल मैंने योगा दिवस के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। योग दिवस से संबंधित सारे फैक्ट उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो ये ऐप बनाया गया दोस्तों, एम योगा ऐप लॉन्च, ठीक है। इस ऐप में क्या होगा, तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योगा ट्रेनिंग वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो इसका एक ही उद्देश्य है, लोगों को ऐप के माध्यम से योग सिखाना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना, क्योंकि भारत के द्वारा ही योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया। ध्यान रखना। इसमें देखिए, इसका भारत का साथ कौन कौन दे रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ साथ दे रहा है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जा रहा है। अब आपको जो भी फैक्ट आते हैं, यूएनओ का हेड कौन है, WHO का हेड कौन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इनके सदस्य देश कितने हैं, इन सब के बारे में जो भी फैक्ट आपको याद है वो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। तो विश्व संगीत दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया दोस्तों? 21 जून को मनाया गया। देखो, 21 जून को विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, साथ ही में विश्व संगीत दिवस और एक और दिवस है जिसका नाम है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। तो कल योगा दिवस के बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको। आज देखते हैं सबसे पहले विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे। देखिए, यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसको जो मनाए जाने की शुरुआत हुई थी वो 1982 से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1982 और पेरिस से, ठीक है। इस बार जो इसकी थीम रखी गई है दोस्तों, वो थीम क्या है? म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बताया 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट दिवस है, उसका नाम है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह दिवस नाविकों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षित नेविगेशन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और जो इसकी थीम है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, इसकी थीम है, काफी बड़ी है। जो ज्यादा बड़ी थीम होती है दोस्तों, उसके बारे में ना के बराबर पूछने के चांस होते हैं, फिर भी एक बार तो उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में जियोमी मोबाइल कंपनी ने ध्वनि से उपकरण कर लेना इसको, ध्वनि से उपकरणों को चार्ज करने की तकनीकी विकसित की। तो कौन से मोबाइल कंपनी के? जियोमी मोबाइल कंपनी है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है, तकनीकी विकसित कर ली है इसने। दोस्तों, ये जो मोबाइल कंपनी है, चाइनीज एक मोबाइल निर्माता कंपनी है और इसके जो सीईओ है अभी वर्तमान में, उनका नाम है मनु जैन। सीईओ का पूरा नाम क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके तहत इस जो टेक्निक है दोस्तों, इसके में होगा क्या, जो वॉइस चार्जिंग तकनीकी विकसित की है, मतलब ध्वनि से भी बना सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं, ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 जीती। तो किसने जीती? अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीत ली गई है। दोस्तों, मैक्स वर्स्टैपेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये रेड बुल के खिलाड़ी है। कौन सी कंपनी की कार चलाते हैं? रेड बुल, ठीक है। और कहां के रहने वाले हैं? नीदरलैंड के। अब तक जो
ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है, ये टोटल 7 हो चुकी है। और 7वें नंबर की कौन सी थी? फ्रेंच वाली थी। इससे पहले 6 हो चुकी है। तो 6 में से दोस्तों 3 तो जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और 3 जीत ली किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने इसके सहित, और 1 जीती है सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ने जीती है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। और जो सर्जियो पेरेज है दोस्तों वो रेड बुल के ड्राइवर है, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन का नाम तो आपने सुना ही है, और साथ ही में लुइस हैमिल्टन का नाम भी सुना ही होगा। लुइस हैमिल्टन कहां के रहने वाले? इंग्लैंड के। दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। और कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं ये? मर्सिडीज की चलाते हैं, ध्यान रखना। और लुइस हैमिल्टन ने कौन कौन सी जीती है? 3 जीती है, बहरीन फार्मूला 1 रेस, और पुर्तगाल और स्पेनिश। और मैक्स वर्स्टैपेन ने 3 कौन सी जीती है? एमिलिया रोमाग्रा और मोनाको, और तीसरी कौन सी है? फ्रेंच। और सर्जियो पेरेज ने 1 जीती है, अजरबैजान। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में सीएसई की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बंगलुरु भारत का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। तो कौन सा शहर है दोस्तों? बंगलुरु, कर्नाटक की जो राजधानी है बंगलुरु, वो सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बताया गया। किसने? सीएसई के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। सीएसई का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ठीक है। इस रिपोर्ट में 4 मानदंडों को ध्यान में रखा गया है। वो 4 मानदंड कौन कौन से हैं? जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। तो इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु ही है। इसे चलो ये बताओ आप, तो बेंगलुरु की स्थापना किसने की थी? ये कमेंट्स करके बता दीजिए आप। सेकंड नंबर पे जो स्थान आता है वो चेन्नई का आता है, ठीक है। और तीसरा स्थान आता है शिमला का, और चौथा आता है भुवनेश्वर का, और पांचवा आता है मुंबई का, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में हेमिस तसेचू त्योहार लद्दाख में मनाया गया। तो हेमिस तसेचू त्योहार कौन से जगह पर मनाया गया? लद्दाख में, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ही आता था लद्दाख, लेकिन 5 अगस्त 2019 को घोषणा कर दी गई, जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके, विभाजन करके, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। चलो अब जानते हैं, सबसे पहले तो जानते हैं हम इस त्यौहार के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो हेमिस तसेचू त्यौहार है, ये त्यौहार लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध धार्मिक त्योहारों में से एक है, ध्यान रखना। ये पर्यटक और स्थानीय दोनों लोगों के लिए एक आकर्षक है। ये त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्म संभव की जयंती के उत्सव पर मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती चंद्र महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। कब? 10वें दिन मनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में तसेचू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसेचू। और दोस्तों लद्दाख का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है उसका नाम है हेमिस गोप्पा। क्या नाम है? हेमिस गोप्पा का आंगन, ठीक है। तो उसमें मनाया जाए। तो इस त्योहार के लिए मुख्य स्थान और मंच कौन सा है आपसे पूछा जाए तो हेमिस गोप्पा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हेमिस तसेचू, ठीक है। अब लद्दाख चर्चा में आया तो लद्दाख के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानते हैं दोस्तों। लद्दाख का गठन हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, यानी कि एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हालांकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो घोषणा की थी वो 5 अगस्त 2019 को ही कर दी थी। लद्दाख की आपसे राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानी है दोस्तों लेह। क्या है? लेह है। और लद्दाख का जो वाहन अक्षर होता है वो होता है LA। क्या होता है? LA होता है दोस्तों, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कौन से कानून, कौन से बिल के तहत इसको अलग किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था 2019 का, उसके तहत ही अलग हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में सुमिता मित्रा ने यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जीता। सुमिता मित्रा, क्या नाम है? सुमिता मित्रा ने जीता है दोस्तों। ये है कौन? सुमिता मित्रा एक भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ है, ठीक है। इन्हें गैर यूरोपियन पेटेंट कार्यालय देश यानी कि नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्री की कैटेगरी में यह पुरस्कार इनको दिया गया है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानेंगे। हाल ही में INS सह्याद्री ने फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब जीता। तो सब सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब किसने जीत लिया दोस्तों? INS सह्याद्री के द्वारा जीत लिया गया। साथ ही में आपसे पूछा जाए मोस्ट स्पाइरेटल शिप का जो अवार्ड जीता है वो किसने जीता है? तो INS कोमाटो।
और सर्वश्रेष्ठ कॉर्वेट ट्रॉफी किसने जीती है? तो आईएनएस किल्टन और आईएनएस खुखरी, ठीक है, इनके द्वारा जीती गई है। अब भारतीय नौसेना चर्चा में आया तो भारतीय नौसेना के बारे में जानते हैं, इंडियन नेवी के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके जो हेड है वर्तमान में, उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना विश्व की 7वीं सबसे बड़ी सेना है। 7वीं सबसे बड़ी नौसेना कौन से देश की है? वो भारत की है। और भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका एक आदर्श वाक्य है, शम नो वरुण है, ठीक है। और अभी थोड़े दिन पहले इसके उप प्रमुख भी नियुक्त किए गए थे, उनका नाम था वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, ठीक है। और DGNO यानी कि नौसेना संचालक का जो महानिदेशक बनाया गया था, वो बनाया गया था वाइस एडमिरल राजेश पेंदकर को बनाया गया था, ठीक है। अब ये 4 दिसंबर को ही इसका नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन हुआ क्या था? इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबा दिया था। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में बोत्सवाना देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला। तो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है वो कौन से देश में मिल गया? अभी हाल ही में बोत्सवाना देश में मिल गया है। बोत्सवाना देश का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मोकेगसेसु मासी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो दुनिया के 3 सबसे बड़े हीरे हैं वो कौन से? दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है वो 1905 में मिला था दोस्तों। कब मिला था? 1905 में दक्षिणी अफ्रीका में मिला था। और उसको कलिनन पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। और जो कितने कैरेट का है? 3106। कितना? 3106 कैरेट का है। सेकंड नंबर का दूसरा कब मिला था? 2015 में। ये भी बोत्सवाना में मिला था। लुकारा डायमंड्स के द्वारा इसको खोजा गया था। और ये 1109 कितने का है? 1109 कैरेट का। पहला कौन सा है? 3106। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? 1109 कैरेट का है। और जो तीसरा अब खोजा गया है इसका कैरेट कितना है? 1098। कितना है? 1098 कैरेट का है, ध्यान रखना। और कहाँ मिला है? ये भी बोत्सवाना में। कौन सी कंपनी का एक मुख्य श्रेय जाता है? तो देवसवाना डायमंड कंपनी उसका मुख्य श्रेय जाता है। देवसना जो डायमंड कंपनी, उनके द्वारा ही बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति है मेकेगसेसी मासी, उनको सौंपा गया है। चलो नेक्स्ट पेज जानेंगे। हाल ही में विष्णुपद सेठी ने बियॉन्ड हर्द एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? विष्णुपद सेठी के द्वारा लिखी गई है। विष्णुपद सेठी के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है, इसको जो लॉन्च किए है वो ओडिशा के जो सीएम है, उनका नाम है नवीन चंद्र पटनायक, उनके द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च कर दी गई है। और इसमें 61 कविताओं का संग्रह है। कितनी का है? 61 कविताओं का संग्रह है। और विष्णुपद सेठी है कौन? एक वरिष्ठ नौकरशाह है, ध्यान